हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम गाला का 2022 का साइंस सब्जेक्ट का पेपर 4 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला पार्ट है मेरा एमसीक्यू का। इसके अंदर पहला एमसीक्यू मुझे बोला गया है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपकी सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ हो रही है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिल रहा है सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम दो टाइप दे सकते हैं, ठीक है ना। या तो हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोले, या तो फिर इसको हम बोले प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। यहाँ पर हमको दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर दिए आपको दोनों ऑप्शन दिए होते तो आप कौन सा चूज करते? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चूज करते, ठीक है ना। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते हो, तो वहां पर आपको प्रोडक्ट के तौर पे सोडियम सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा, जिसमें सोडियम नाइट्रेट जो है वो मेरा क्या होता है? सॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। बट सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिजोल्व होता नहीं है, यानी कि ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसके क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये जो इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो इनसॉल्यूबल पार्टिकल किसके है? सोडियम क्लोराइड के। तो जब जहां पर भी ऐसे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मिलेगा, उस रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रिएक्शन मेरी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ऑप्शन के अंदर हमको प्रेसिपिटेट दिया है, तो हम आंसर के तौर पे क्या लिखेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखते हैं सेकंड वाला। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के अंदर होता है SO3Na, ठीक है ना। और COO किसके अंदर होता है? हमने लास्ट पेपर के अंदर डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये होता है सोप के अंदर। किसके अंदर होता है? सोप के अंदर। तो सोप पूछे तो बी आएगा, डिटर्जेंट पूछा इसकी वजह से क्या आएगा? SO3Na, ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हाट डज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सब ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन किया जाता है? पायरुवेट के अंदर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वाला देखते हैं। इन व्हाट डज ग्लूकोज, सॉरी, थ्री वाला जो है दो बार टाइप हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आंसर से मिलेगा पायरुवेट, ठीक है ना। फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं। व्हाट इज यूज टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन इट्स इमेज एज रियल एंड ऑफ द सेम साइज द ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस पूछा है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा? 2F के ऊपर, ठीक है ना। या तो फिर यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो, और C के ऊपर, ठीक है ना। तो C के ऊपर या तो 2F के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो इसका सेम साइज का क्या मिलता है? इमेज मिलता है। और वो इमेज क्या होता है? रियल होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2F1 रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो ऑप्शन ए और बी के अंदर थोड़ा ध्यान देना। ए के अंदर मुझे बोला है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल इज रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। देखते हैं सेकंड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ब्लैंक्स देखते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। देखो यहाँ पर पीछे क्या लिखा है? ENE। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों के फॉर्मूलाज पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर दिया आपको अल्केन बोला होगा, तो आपका जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2। अगर दी पीछे ENE लगा है, यानी कि अल्कीन, तो आपका फॉर्मूला रहेगा CnH2n। दो दो कम करते जाना है, ठीक है ना। अगर दी आपका अल्काइन पूछे, YNE, तो अगेन दो कम करो तो CN तो एज इट इज रहेगा। H 2n में से 2 कम करोगे 2n-2, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ANE, ENE और YNE, और तीनों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको तीनों के तीनों क्लियर कर देता हूँ। अगर दी ANE पूछा जाएगा तो 2n+2, ENE पूछा जाएगा तो खाली 2n, और YNE पूछा जाएगा तो 2n-2, ठीक है ना। तो फिलहाल मुझे क्या पूछा गया है? मुझे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ENE। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है ENE, तो ENE के लिए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा CnH2n। तो यहाँ पर आपको लिख के दिया है कि CnH2n, ठीक है ना। तो मेरा करेक्ट आंसर रहेगा CnH2n, ठीक है ना।
नेक्स्ट ब्लैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 2, 8 एंड 6, देन दिस एलिमेंट प्लेस इन द 16th ग्रुप। कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, 16th ग्रुप के अंदर इसको रखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का है, वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और प्लांट्स के अंदर क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा, बट हमें यहाँ पर पूछा है ह्यूमन के बारे में, तो हमारा आंसर आएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक इज अ स्ट्रक्चर टू सप्लाई नरिशमेंट फ्रॉम द वॉल ऑफ मदर्स एम्ब्रॉय। आंसर आएगा प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा की वजह से ही जो चाइल्ड होता है इसको नरिशमेंट मिलता है मदर के एम्ब्रॉय से, ठीक है ना। 11 वाला देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द केरोसिन इज 1.44 इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम द एयर टू वाटर एंड फ्रॉम एयर टू केरोसिन, देन इन विच मीडियम इट विल रिफ्रैक्ट मोर, ठीक है ना। रिफ्रैक्ट का मतलब बेंड होना, किस में ज़्यादा बेंड होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ईटा जितना ज़्यादा उतना बेंडिंग क्या होगा, बेंडिंग यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.44 क्या है, ज़्यादा है, जो किसके लिए दिया है, केरोसिन के लिए। तो केरोसिन के अंदर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा केरोसिन। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। देखते हैं थर्ड, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि कार्बन एटम के अंदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज डबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड ऑर्बिट के अंदर मुझे क्या है, डबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट होना चाहिए, ऐसा बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, अरेंजमेंट करोगे तो पहले ऑर्बिट में 2 जाएगी और दूसरे ऑर्बिट में बचे हुए 4, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आप देखो, सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने होने चाहिए, डबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो टोटल कितना हुआ, 2 2 जा 4। तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर देखो, तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर 4 ही है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है मेरा, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच possesses द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटोन सिंथेसिस। सही बात है, स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। 15th वाला देखते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो पहले इतना समझ लो कि अगर यदि मेरा मीडियम डेंसर है, ठीक है ना, तो मेरा वेलोसिटी जो है क्या होगा, वेलोसिटी मेरा कम रहेगा। जितना डेंसर मीडियम उतनी वेलोसिटी कम, और जितना रेयर मीडियम होगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लो कि ऊपर मेरा डेंसर मीडियम है और नीचे मेरा रेयर मीडियम है। क्यों, क्योंकि लाइट मेरी कहाँ पर आ रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है ना। तो डेंसर में से मान लो कि ऐसा मेरा एक डेंसर मीडियम है, वहाँ से मैं लाइट पास कर रहा हूँ रेयर के अंदर। अब बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देखो ऊपर ही मैंने आपको बताया रेयर के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो रेयर के अंदर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बट इन लोगों ने क्या बोला है, वेलोसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, फॉल्स है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल इज अ रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्स। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए स्टेटमेंट मेरा क्या रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए उसके हमें आंसर करने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन इज आयोडीन रिक्वायर्ड। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का अगर आपको सिंथेसिस करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है आयोडीन की, ठीक है ना। तो उसका आंसर कैसे लिखना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सो आयोडीन इज द नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन विच आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द एविडेंस ऑफ विच ऑर्गन इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन डू नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है ना। तो अगर जब इवोल्यूशन का स्टडी कर रहे हो तो ऐसे कौन से ऑर्गन है जो इंडिकेट नहीं करते कॉमन एंसेस्टर्स को, तो वो आते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है ना। तो एनालॉगस ऑर्गन जो है उसका वर्किंग सेम होता है लेकिन ओरिजिन सेम होता नहीं। तो इसी वजह से एनालॉगस ऑर्गन को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको इवोल्यूशन का पता चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है,
तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स में से चाइल्ड में जनरेशन टू जनरेशन क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपके हेयर का स्ट्रक्चर है, आपका हेयर का कलर है, आई का कलर है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर मैंने आपको लिख के बता दिया है, ठीक है ना। 20th वाला क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, ठीक है ना। आंसर क्या रहेगा, कूलम्ब। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द नेम ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी। सी में से कौन कौन सी एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है। ये सारी की सारी एनर्जी आपको कहाँ पर मिलती है बेटा, सी में से मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जिसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म के अंदर क्या किया जाए, डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज व्हाट, सब्सटेंस विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपल कंपोनेंट थ्रू द डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है ना। 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज रीयूज इज कंसिडर्ड बेटर देन द रिसाइकलिंग। देखो ये आपका नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपकी समझ के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि रीयूज का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। तो रीयूज का मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लो कि कोई एक प्लास्टिक की बोतल है, उसी प्लास्टिक की बोतल को आप बार बार यूज करोगे तो इसको बोला जाता है रीयूज। अभी जब आप कोई भी चीज का रीयूज करते हो तो उसके अंदर रिसोर्सेस, एनर्जी, मतलब जो भी आपका खर्चा है वो सब कुछ क्या लगेगा, कम लगेगा। बट अगर यदि आप इसी बॉटल को क्रश करके दोबारा बॉटल बनाने की ट्राई करोगे तो उसके अंदर आपको नया मटेरियल लगेगा, नया एनर्जी लगेगा, नया पैसा लगेगा और सब कुछ लगेगा, ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग के अंदर मैन पावर ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेस ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। इसके मतलब बनाने के लिए जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से रिसाइकल की जगह पे हम क्या यूज़ करें, मतलब क्या प्रेफर करते हैं, रीयूज़ करना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है ना। आपको इसी हिसाब से आपका आंसर लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं 24th वाला, मैच द गिवन पेयर करेक्टली। तो यहाँ पर आपको बोला गया है इंसुलिन एंड थायरोक्सिन और सामने आपको दिया गया है उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स होती है वो कौन कौन सी होती है वो। तो अगर दी इंसुलिन की अगर जो आपकी बॉडी में कमी है तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। अगर जो आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कमी है तो क्या होगा, गोइटर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इंसुलिन के सामने आएगा डायबिटीज और थायरोक्सिन के सामने आएगा गोइटर, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर जो फिर भी कोई डाउट्स रह जाते तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो सकेगा उतना आपका हेल्प करने का ट्राई किया जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं बेटा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ अगले लेक्चर के अंदर, तब तक गुड डे एंड टेक केयर।